गुड मॉर्निंग क्लास। स्वागत है आपका सिविल वार रूम ऐप में। यहाँ पर हमारे पास चैप्टर नंबर 4 इंडेक्स प्रॉपर्टी चल रहा था, जिसमें हम पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर तक हमने क्या डिस्कस कर दिया था? लास्ट लेक्चर तक हमने ये डिस्कस कर लिया था कि पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो कि कोहेजन लेस सॉइल के लिए हम किससे बना सकते हैं? सीव एनालिसिस से बना सकते हैं। किससे बना सकते हैं? सीव एनालिसिस से बना सकते हैं। और सीव एनालिसिस से हम ड्राई सीव एनालिसिस हमारे पास फाइन सीव एनालिसिस और कोर सीव एनालिसिस दोनों पढ़ ली। इसमें 4 छलनियों का सेट यूज होता है। हमारे पास कौन कौन सा सेट यूज होता है? आपके पास सबसे पहले ऊपर की ऊपर कौन सा यूज होता है बताइए जरा। और यहाँ पर हमारे पास कौन सा कोर सीव एनालिसिस, कौन सा कोर सीव एनालिसिस, जहाँ पर कितने 7 mm की छलनी का यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 4 छलनियों का सेट यूज किया जाता है और यहाँ पर हमारे पास 7 छलनियों का सेट यूज किया जाता है। 80 mm, इसके अलावा 40 नहीं होती। फिर हमारे पास 20, फिर 10 mm, फिर 4.75 और पेन। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर 10 mm और 10 mm तो यही आ गया अपने पास कितना 2 mm, देन 1 mm 600 माइक्रोमीटर वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये सारी कुछ हो गई थी। और पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से हम कैसे CU और CC निकाल सकते हैं ये भी पता लग गया था। परंतु जो चिकनी मिट्टी होती है उनको तो छलनी में छान नहीं सकते, तो उनमें पार्टिकल साइज कैसे क्या? क्योंकि पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का जो एक्स अक्ष का मान है सेमी लॉग कर्व में log 10 बेस पार्टिकल साइज ही तो लिया जाता है, और वो भी mm में। तो वहां तो सीव्स का साइज हो गया। तो यहाँ पर पार्टिकल का साइज किस तरीके से पता किया जाता है और कैसे पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ड्रॉ किया जाता है? होता तो वही है कि वाई एक्सेस पर परसेंटेज फाइनल लिया जाता है और एक्स एक्सेस पर क्या लिया जाता है? हमारे पास एक्स एक्सेस पर हमारे पास लिया जाता है पार्टिकल का साइज, जो भी लॉग ग्राफ में। ठीक है, तो आज हम फाइन ग्रेन सॉइल के लिए पढ़ेंगे और वहां हमने पहले हेडिंग में डाल भी रखा था सेडिमेंटेशन एनालिसिस। ये हमने पहले भी लिख लिया था कि कोहेसिव सॉइल में जो चिकनी मिट्टियों के लिए होता है, किसके लिए यूज किया जाता है? यूज्ड फॉर कोहेसिव सॉइल। ठीक है, कोहेसिव सॉइल्स के लिए इस मेथड को यूज किया जाता है, यानी कि जिनका साइज क्या हो? लेस देन पार्टिकल साइज, जिनका किससे कम हो? लिखते जाओ मेरे साथ साथ नोट। जिनका पार्टिकल साइज जो हो बेसिकली किससे कम हो? पार्टिकल साइज लेस देन 75 माइक्रोमीटर। क्योंकि भैया 75 माइक्रोमीटर से छलनी जो छोटी होती है वही तो सिल्ट होती है, और 2 माइक्रोमीटर से छोटा साइज होता है तो वो कौन सा होता है? क्ले। तो कोहेसिव सॉइल के लिए, क्योंकि छलनी में हम छान नहीं सकते क्योंकि वो कोहेसिव चिकनी मिट्टी होती है, तो छानोगे कैसे? ठीक है, तो उनके लिए क्या किया जाता है? सेडिमेंटेशन एनालिसिस। और ये सेडिमेंटेशन एनालिसिस पढ़ने से पहले कि किस तरीके से हाइड्रोमीटर का टेस्ट या प्रिपेट मेथड का टेस्ट किया जाता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये सेडिमेंटेशन एनालिसिस जो बेस्ड है वो किसके ऊपर बेस्ड है? बेस्ड ऑन स्टोक्स प्रिंसिपल। अब स्टोक्स प्रिंसिपल क्या चीज है? स्टोक प्रिंसिपल आपका फिजिक्स का एक नियम है, पहले वो देखते हैं, फिर सॉइल में उसको कैसे अप्लाई किया जाता है वो देखेंगे। ठीक है, फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? फिजिक्स में हम ये पढ़ते हैं, यदि कोई विस्कस मीडियम मतलब पानी हो सकता है या कोई भी लिक्विड हो सकता है, उस लिक्विड में यदि हमारे पास क्या हो? कोई गोलाकार पिंड को डुबो दिया जाए, या फिर गोलाकार पिंड जो होता है उसको क्या किया जाए? सेटल डाउन किया जाए। ठीक है, सेटल डाउन किया जाए तो जो गोलाकार जो पिंड है जैसे शुरुआत में जब गिरता है, जब तो क्या होगा? तेजी से गिरता है, परंतु एक स्थिति में एक तो इसके ऊपर इसने जितना लिक्विड हटाया उतना इसमें उत्प्लावन बल लगेगा एफ अप, एक फ्रिक्शन फोर्स ड्रैग फोर्स लगेगा ऊपर की ओर, और एक इसका नीचे की ओर क्या लगेगा? बल लगेगा। ठीक है, तो एक लगेगा ड्रैग फोर्स, एक लगेगा अपवर्ड बुओयंट फोर्स, और एक mg लगेगा, जिसकी वजह से एक पॉइंट आता है जब ये क्या आ जाता है? इक्विलिब्रियम में। किस में आ जाता है? इक्विलिब्रियम में, साम्य अवस्था में आ जाता है। और उस साम्य अवस्था में ये कांस्टेंट वेग से नीचे गिरता है, और उस कांस्टेंट वेलोसिटी को ही हमारे पास इसकी टर्मिनल वेलोसिटी कहा जाता है। टर्मिनल वेलोसिटी कहा जाता है। ठीक है, एक निश्चित वेग से नीचे गिरता है। ठीक है, और उस वेग का मान कितना होता है वो अभी हम लिखेंगे। परंतु क्योंकि सेडिमेंटेशन, क्योंकि चिकनी मिट्टियां हैं तो उनको छान तो सकते नहीं हो आप। जब छान नहीं सकते हो, छलनी में छान नहीं सकते हो, तो हम क्या करेंगे? उसको पानी में घोलेंगे, और घोलने के बाद जो सॉलिड पार्टिकल होंगे, गोलाकार जो सॉलिड पार्टिकल होंगे मिट्टी के, वो धीरे धीरे नीचे क्या होंगे? सेटल डाउन होंगे। अब वो किस वेग से नीचे गिरेंगे? इससे उनकी वेलोसिटी जो निकालने के लिए हम जो प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं
फिजिक्स का, वो कौन सा प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं? स्टोक्स प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं। तो स्टोक प्रिंसिपल के अनुसार जब कोई वस्तु वो विस्कस मीडियम में जब कोई गोलाकार पिंड नीचे गिरता है तो एक कांस्टेंट वेग से नीचे गिरता है, ठीक है, और उस कांस्टेंट वेलोसिटी नीचे सेटलिंग वेलोसिटी या इसको टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं, उसके नीचे मिलने का जो वेग होता है वो होता है g-1 गामा डब्लू डी का स्क्वायर बटे में 18 म्यू। अब यहाँ पर आपको कोई डेरिवेशन वगैरह नहीं करना, आपको ये स्टोक प्रिंसिपल याद रखना है क्या, कि जब भी कोई विस्कस मीडियम में, कोई लिक्विड मीडियम में कोई गोलाकार चीज नीचे गिरती है तो उसके नीचे गिरने का वेग क्या होता है? g-1 गामा डब्लू डी स्क्वायर बटे में 18 म्यू। जहां पर गामा डब्लू तो आपको पता ही है यूनिट वेट ऑफ वाटर है, यूनिट वेट ऑफ वाटर है जिसका मान आपको बहुत अच्छे से पता है कितना होता है, 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, या फिर हम इसको लगभग के करीब करें तो 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, यही तो होता है, ठीक है। इसके अलावा डी जो है वो हमारे पास क्या है? पार्टिकल का डायामीटर है, जो भी पार्टिकल मिट्टी के होंगे पार्टिकल का डाया है, पार्टिकल डाया है, ठीक है। और हमारे पास म्यू जो है वो विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड है। जो भी हमारे पास जो सस्पेंशन बनेगा, अब ये सस्पेंशन बनाते कैसे हैं मिट्टी का घोल, ये हमारा IS कोड 2720 पार्ट 4 से पता लगता है, वहीं के थ्रू हम करेंगे एक बार, परंतु उससे पहले आपको ये फॉर्मूला समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो जिस कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे गिरता है, कांस्टेंट सेटलिंग वेलोसिटी से नीचे गिरता है पार्टिकल, वेलोसिटी से नीचे गिरता है, उसका फॉर्मूला ये है। कई बार ये ऑप्शनों में इस तरीके से, बहुत बार तो यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलता है, तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, अगर गामा डब्लू को मैं अंदर गुना करूं तो g गामा डब्लू माइनस में गामा डब्लू बटे में डी स्क्वायर बटे में 18 म्यू। और किसी भी चीज का आपको बहुत अच्छे से पता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी मैंने आपको बेसिक डेफिनेशन में पढ़ाया ही था क्या, कि किसी भी गामा एस बटे में गामा डब्लू जो होता है वो ये होता है। तो जी गामा डब्लू को हम क्या भी कह सकते हैं? गामा एस, डेंस यूनिट वेट ऑफ सॉलिड। तो ये फॉर्मूला ऐसे भी लिखा हो सकता है, गामा एस बटे में माइनस गामा डब्लू डी स्क्वायर बटे में 18 म्यू। थोड़ा सा घोच पोच हो गया, परंतु आप भावनाओं को समझो, कहना क्या चाह रहा हूं। तो ये हमारे पास जो ब्रैकेट में मैंने बंद किया है, गामा एस माइनस गामा डब्लू डी स्क्वायर बटे में 18 म्यू, जहां पर गामा एस क्या है? यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। गामा एस क्या है? यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। तो इतना पढ़ने के बाद आपको एक चीज समझ में आई क्या, कि हमारे पास सेडिमेंटेशन एनालिसिस से हम पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कैसे ड्रॉ करेंगे वो तो हम देखेंगे ही देखेंगे, परंतु उससे पहले आपको एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए क्या, कि सेडिमेंटेशन एनालिसिस में कोई घोल बनाएंगे मिट्टी का। अब मिट्टी का घोल बनाएंगे और उसमें जो मिट्टी के पार्टिकल है वो नीचे बैठेंगे। अब उस घोल बनाने के बाद जो नीचे बैठने का वेग होगा वो किस प्रिंसिपल से डिफाइन कर रहे हैं? हम स्टोक प्रिंसिपल से डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। स्टोक प्रिंसिपल है क्या? किसी विस्कस मीडियम में गोलाकार पिंड जब नीचे इक्विलिब्रियम मतलब साम्य अवस्था की स्थिति में जब नीचे गिरता है तो एक कांस्टेंट वेग से नीचे गिरता है, जिसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, जिसका फॉर्मूला ये होता है g-1 गामा डब्लू डी स्क्वायर बटे में 18 म्यू होता है, ठीक है। इतना याद रखेंगे। इसका दूसरा फॉर्मेट ये है। तो यहां तक वीडियो को एक बार आप पॉज कर लीजिए और अपने नोट्सों में ये चीज तो एक बार लिख लीजिए, एक तो ये लिख ही लीजिए, ठीक है। देन आगे हम पढ़ेंगे इससे, पर इतना कम से कम आपको लिख लो। तो मैं मान के चलता हूं कि आप ये लिख रहे हो, पॉज कर लो वीडियो को और आप लिख लीजिए, ठीक है। मैं मान के चलता हूं कि आपने यहां तक की कहानी लिख ली है, तो मैं इस चीज को मिटा रहा हूं, स्टोक प्रिंसिपल के बाद इस चीज को मिटा रहा हूं। एक क्वेश्चन आता है आपके पास ऑब्जेक्टिव में कि भैया जो ये स्टोक प्रिंसिपल है ये आप लगा तो रहे हो, परंतु जो विस्कस मीडियम है वो होमोजीनियस होना चाहिए, और पार्टिकल साइज, तो इसमें कुछ नोट है जो आपको याद होना चाहिए क्या, कि भैया ये एप्लीकेबल तो है, परंतु कब? ओनली वैलिड, स्टोक प्रिंसिपल ओनली वैलिड या एप्लीकेबल, जो भी आप लिखना चाहो, केवल व्हेन पार्टिकल साइज जो है वो किससे ज्यादा होने चाहिए अपने पास? जो पार्टिकल का डायामीटर है वो हमारे पास 0.2 mm से तो बड़ा होना चाहिए, 0.0002 mm से तो बड़ा हो, और पार्टिकल साइज जो है 0.2 mm से छोटा हो,
ठीक है, यानी कि हमारे पास स्टोक प्रिंसिपल हम लगा तो देंगे, परंतु ये पार्टिकल साइज रेंज होगी तभी हम लगाएंगे। सब आपने तो माइक्रोमीटर में पढ़ा है, तो माइक्रो का मतलब होता है 10⁻3। तो मिली को अगर mm को यदि माइक्रो में रखें तो 0.2 माइक्रोमीटर से लेके 0.2 माइक्रोमीटर से लेके यहाँ भी 1000 का गुणा करें, क्योंकि देखिए हमको बहुत अच्छे से पता है क्या कि mm, एक mm में 1000 माइक्रोमीटर होते हैं, क्योंकि mm का मतलब होता है 10⁻³ और माइक्रोमीटर का मतलब होता है 10⁻6 -6। ठीक है, तो अगर इसको हम किस में बदल दें, किस में बदल दें, डायमीटर को अगर ऑब्जेक्टिव में बदल कर पूछे तो 1000 का गुणा कर देते हैं, तो यानी 0.2 माइक्रोमीटर से लेके 0.2 माइक्रोमीटर से लेके 1000 से गुणा करें तो ये कितना आ जाता है, 200 माइक्रोमीटर। ठीक है, इस पार्टिकल रेंज के लिए स्टोक प्रिंसिपल लगा सकते हो। अब इसके लिए स्टोक प्रिंसिपल अगर लगा सकते हैं तो भैया 75 माइक्रोमीटर से तो हमारी सिल्ट जो सिल्ट है वो छोटी ही तो है, तो भैया सिल्ट के लिए और क्ले के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, तो एप्लीकेबल है। ठीक है, तो एक तो आपके कहानी ये कि स्टोक प्रिंसिपल कब लगेगा ये। ठीक है, दूसरा हमारे पास पार्टिकल साइज गोलाकार अज्यूम किया गया है। अज्यूम किया गया है क्या कि जो भी पार्टिकल होगा, अज्यूम पार्टिकल्स आर स्पेरिकल। ठीक है, स्पेरिकल होंगे, गोलाकार होंगे। तीसरा और इंपॉर्टेंट हमारे पास पार्टिकल कैसा होना चाहिए, जिसमें कोई ऑर्गेनिक अशुद्धियां ना हो, ऑर्गेनिक मैटर की अशुद्धियां ना हो। ये मिटा देता हूं, पिछला है यहाँ। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर की अशुद्धियां ना हो। अगर ऑर्गेनिक मैटर की अशुद्धियां हैं तो भैया वो पार्टिकल पर को स्टोक प्रिंसिपल नहीं लगेगा। ठीक है, और पार्टिकल कैसा होना चाहिए, डिस्क्रीट पार्टिकल होना चाहिए। सॉइल पार्टिकल्स मस्ट बी कैसा हो, डिस्क्रीट हो। कैसा हो, डिस्क्रीट पार्टिकल होना चाहिए। अब डिस्क्रीट पार्टिकल्स कौन से पार्टिकल्स होते हैं एक बार ये देख लो, क्योंकि ये आपको उसमें भी समझ में आता है, किसमें, एनवायरनमेंट में। जब आप सेडिमेंटेशन टैंक बनते हो तो दो तरह के पार्टिकल होते हैं, एक तो फ्लोक्यूलेटेड पार्टिकल होते हैं, फ्लोक्यूलेटेड, और एक डिस्क्रीट। ठीक है, डिस्क्रीट पार्टिकल वे कण होते हैं जिनका साइज जो है समय के साथ नहीं बदलता। मतलब अभी डायमीटर डी है तो 24 घंटे बाद भी डायमीटर डी रहेगा। परंतु जो ऑर्गेनिक सॉइल होते हैं, और इनको इनऑर्गेनिक पार्टिकल बोलते हैं, इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स बोला जाता है। इनऑर्गेनिक पार्टिकल वे पार्टिकल होते हैं जो प्रकृति में स्टेबल पार्टिकल्स होते हैं। स्टेबल मतलब जिनको विघटन नहीं होता। परंतु जो ऑर्गेनिक पार्टिकल्स होते हैं वो समय के साथ सड़कर टूटते रहते हैं, तो उनका डायमीटर बदलता रहेगा। परंतु सेडिमेंटेशन एनालिसिस करने से पहले स्टोक प्रिंसिपल लागू करना है, आपको समझना है क्या चीज है, वो मैंने आपको बता ही दिया। और ये फॉर्मूला वैलिड है, पर कब, जब भैया हमारे पास पार्टिकल गोलाकार अज्यूम किया हो, डिस्क्रीट होना ही चाहिए, ऑर्गेनिक अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए, ऑर्गेनिक अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए। और तीसरा हमारे पास क्या, इस पार्टिकल साइज की रेंज में ही अगर कण होगा तो ये लागू होगा। क्योंकि अगर इससे बड़ा पार्टिकल होगा तो वो इतना बड़ा है कि वो धम देने से नीचे आ जाएगा। सेटलिंग ट्यूब अभी हम देखेंगे वीडियो में, फटाक से नीचे आ जाएगा, मतलब कि बिना कोई साम्य अवस्था है, क्योंकि इक्विलिब्रियम पर ही तो कांस्टेंट वेग से नीचे गिरेगा, तो बिना इक्विलिब्रियम के तुरंत नीचे आ जाएगा, कोई इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं बन पाएगी। ठीक है, और टर्बुलेंटली नीचे आ जाएगा। और जो इससे छोटा कण होता है वो सीधा सीधा नहीं चलेगा, वो इतना हल्का है कि वो इस तरीके से लहराता हुआ नीचे आता है। ठीक है, तो पार्टिकल साइज जो 0.002 mm से छोटे हैं, स्मॉल पार्टिकल हैं, वो ब्राउनियन मोशन दर्शाते हैं। उसको क्या बोला जाता है, ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन दर्शाते हैं। ब्राउनियन मोशन मतलब इस तरीके से कि भैया ये पार्टिकल है, लहराता लहराता नीचे आ रहा है, लहराता लहराता, सीधा एक लाइन में नीचे नहीं आ रहा। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है ना, तो वो लहराता लहराता नीचे आ रहा है, पता नहीं कौन से में जाएगा। ठीक है, तो उसको जैसे आप एक कोई सिक्का लो बाल्टी में और डालो तो बिल्कुल सीधा नहीं जाएगा। अगर 1 रुपए का दिया, 2 रुपए का सिक्का है, 5 वाला सीधा जा सकता है, परंतु वो इस तरीके से लहराता हुआ नीचे जाएगा। ठीक है, तो लहराता हुआ नीचे जाए उसको बोलते हैं ब्राउनियन मोशन, जिसके लिए भी स्टोक प्रिंसिपल आप नहीं लगा सकते। और 0.2 mm से बड़े साइज पार्टिकल, मोर साइज के जो पार्टिकल हैं, मोर साइज के पार्टिकल हैं, उनमें इक्विलिब्रियम होता ही नहीं है, आ ही नहीं पाता, उससे पहले ही कण नीचे बैठ जाता है। ठीक है, पार्टिकल सेटल डाउन, पार्टिकल्स आर सेटल डाउन
विदाउट एनी इक्विलिब्रियम। ठीक है, बिना कोई इक्विलिब्रियम बनाए नीचे बैठ आते हैं, और बैठ आते हैं तो भैया जब इक्विलिब्रियम भी नहीं होगा तो हमारे पास स्टोक का प्रिंसिपल आप लगाओगे कैसे। ठीक है, तो ये चीज़ आप एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिए, ये तो आपने पहले ही उतार लिया, ये चीज़ और उतार लीजिए क्योंकि ये चीज़ और आपको आनी चाहिए। तो ब्राउनियन मोशन कब होता है, कौन से पार्टिकल साइज रेंज, और ये क्वेश्चन बहुत बार देखा जाता है। एमएम में आपको मैंने लिखा दिया और माइक्रोमीटर में भी मैंने चेंज करके आपको बता दिया। अब यहाँ पर हम हाइड्रोमीटर एनालिसिस पढ़ेंगे और सेडिमेंटेशन एनालिसिस, वो पिपेट मेथड एनालिसिस पढ़ेंगे। परंतु उससे पहले एक चीज आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए कि सेडिमेंटेशन एनालिसिस करने से पहले स्टोक भाई ये कहते हैं कि कोई ऑर्गेनिक अशुद्धियां ना हो, पार्टिकल कैसा हो, डिस्क्रीट पार्टिकल हो। डिस्क्रीट पार्टिकल का मतलब क्या है, हिंदी में लिखना चाहो तो ऐसे कण जिनका साइज नहीं बदलता ड्यूरिंग सेटलिंग, नीचे बैठते समय। क्योंकि जो टेस्ट है वो कई घंटे तक चलेगा, तो भैया अगर उसका विघटन होकर वो दूसरा पार्टिकल टूट गया तो भैया फिर उसमें स्टोक का प्रिंसिपल डायमीटर का अंदाजा कैसे लगाओगे, आप नहीं लगा पाएंगे। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, एक चीज और है। ठीक है, अब हमारे पास जो कोड पढ़ रहे हैं हम, यहाँ पर जो आईएस कौन सा कोड चलता है, 2720, यही कोड सब्जी में चलता है, लिक्विड लिमिट, वाटर कंटेंट, प्लास्टिक लिमिट वगैरह वगैरह, इसके अलग अलग पार्ट हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा है, ये पार्ट 4 है जिससे हम इसको गवर्न करते हैं, पहली कहानी तो। ठीक है, और यहां पर सेडिमेंटेशन एनालिसिस का कोई सा भी हाइड्रोमीटर मेथड या प्रिपेट मेथड बनने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, घोल तैयार करना पड़ता है। ठीक है, तो बिफोर सेडिमेंटेशन एनालिसिस, चाहे वो हाइड्रोमीटर से आप करो, हाइड्रोमीटर से आप करो, या फिर हम किससे करें, पिपेट मेथड से करें, पिपेट मेथड से करें। बिफोर सेडिमेंटेशन एनालिसिस, बिफोर सेडिमेंटेशन एनालिसिस हमें क्या बनाना पड़ेगा, मिट्टी के ऊपर 2 ट्रीटमेंट लगाने पड़ेंगे घोल बनाते समय। घोल बनाने के लिए मिट्टी को पहले 2 अग्नि परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। तो वी अप्लाई 2 ट्रीटमेंट ऑन सॉइल सैंपल। हिंदी में जो लिखना चाह रहा है वो लिख लेंगे क्या, कि सेडिमेंटेशन एनालिसिस करने से पहले अर्थात घोल बनाने से पहले जो भी मिट्टी का सैंपल हमारे पास आया है उस पर हम 2 ट्रीटमेंट अप्लाई करते हैं। ठीक है, 2 ट्रीटमेंट अप्लाई करते हैं। कौन कौन से होते हैं वो 2 ट्रीटमेंट, एक ट्रीटमेंट होता है हमारे पास कौन सा, प्री ट्रीटमेंट, एक कौन सा होता है प्री ट्रीटमेंट, एक होता है प्री ट्रीटमेंट, और एक हमारे पास होता है कौन सा, पोस्ट ट्रीटमेंट। एक होता है प्री ट्रीटमेंट और एक हमारे पास होता है पोस्ट ट्रीटमेंट। क्या होता है ये प्री ट्रीटमेंट और पोस्ट ट्रीटमेंट, ये मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, हमने कहा कि स्टोक प्रिंसिपल हम लागू तो कर देंगे, परंतु पार्टिकल की साइज की रेंज ये है, वो तो हमारी है ही, सेल्टोर के लिए इसी रेंज के बीच में आती है। तो हमारे लिए वो वाली कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि ब्राउनियन मोशन हो जाएगा या इक्विलिब्रियम की स्थिति नहीं आएगी। ठीक है, परंतु हमारा पार्टिकल कैसा होना चाहिए, डिस्क्रीट होना चाहिए और पूर्ण रूप से गोलाकार होना चाहिए। ठीक है, परंतु यदि आपकी मिट्टी में कोई ऑर्गेनिक पदार्थ की अशुद्धियां हैं, ठीक है, तो प्री ट्रीटमेंट किसके लिए है, ये इलाज किसके लिए किया जाता है, इसके लिए किया जाता है, किसके लिए, फॉर टू रिमूव, इट इज अप्लाइड टू रिमूव ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल। मिट्टी में कोई ऑर्गेनिक पदार्थों की अशुद्धि मौजूद हो, प्री ट्रीटमेंट क्या होगा, हिंदी में लिखना चाहो तो मिट्टी में ऑर्गेनिक पदार्थों की अशुद्धियां होती हैं उनको रिमूव करने के लिए प्री ट्रीटमेंट यूज किया जाता है। कौन सा ट्रीटमेंट यूज किया जाता है, प्री ट्रीटमेंट यूज किया जाता है। और इसमें किया क्या जाता है मिट्टी को, इसमें मिट्टी के सैंपल को धोया जाता है, इसमें मिट्टी के सैंपल को धोया जाता है, किससे, सॉइल सैंपल वाश्ड फ्रॉम, किससे वाश किया जाता है, एक तो H2O2 से, सोडियम ओ सॉरी हमारे पास क्या है, ये H2O2 से जोड़ा जाता है, जो कि हमारे पास हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है। और यदि जिप्सम मौजूद हो,
यदि हमारे पास जिप्सम, ये मिटा रहा हूं यहां पर, अगर हमारे पास क्या मौजूद हो, जिप्सम मौजूद हो, तो भैया फिर हम क्या करेंगे, एक और चीज मिलाई जाता है, HCl एसिड और मिलाया जाता है। तो यहीं पर ही लिखेंगे, आप नीचे लिखना, आप नीचे लिखना कि इफ जिप्सम इज प्रेजेंट, मैं यहां लिख रहा हूं इफ जिप्सम इज प्रेजेंट। ये जिप्सम पहले भी आया था जब वाटर कंटेंट का टेस्ट किया था ओवन ड्राइव में, ठीक है, ठीक है, जब भी आया था ओवन ड्राइंग में, तो वहां पर भी हमने कहा था 60-80 डिग्री से ज्यादा तापमान नहीं करते। और जिप्सम होता ही है, आपको पता है, केमिकल डिसइंटीग्रेशन से बताया था, हाइड्रोशन में जब जब कॉपर सल्फेट जो होता है, CuSO4 जो होता है, उसको हाइड्रेशन हो जाता है और उसके साथ 7 H2O के अणु जुड़ जाते हैं, तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, सूखने बाद घट जाता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, बढ़ जाता है, और इससे वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है। इसको हाइड्रेशन बोलते हैं। आपको सब कुछ पढ़ाया हुआ है पीछे के, अगर आपने लेक्चर देखे हैं तो। इफ जिप्सम इज प्रेजेंट देन H2O2 तो डालेंगे डोलेंगे, हाइड्रोजन परऑक्साइड तो डालेंगे, देन HCl एसिड इज आल्सो एडेड, ठीक है, इसको और मिलाएंगे और फिर धोते हैं, ठीक है। लगभग आधा लीटर का 500 ml का घोल तैयार कर लेते हैं, 500 ml का घोल तैयार कर लेते हैं, किस किस का, H2O2 का, और जिप्सम है तो उसमें क्या और मिला दिया जाता है, HCl और मिला दिया जाता है। क्या मिला दिया जाता है, HCl और मिला दिया जाता है, और मिट्टी को फिर धोते हैं। मिट्टी को फिर क्या किया जाता है, वॉश किया जाता है। यहाँ पर देखिए सॉइल सैंपल जो है उसको क्या किया जा रहा है, धोया जा रहा है। कैसे धोते हैं, हमारे पास 75 माइक्रोमीटर की छलनी ले लेते हैं। 75 माइक्रोमीटर की छलनी को 200 नंबर छलनी भी बोलते हैं। अमेरिका में सीयू को साइज से व्यक्त नहीं करते, नंबरिंग दी होती है। तो 200 नंबर की जो छलनी है उस पर इसको धोते हैं। अब कैसे धोते हैं ये आप स्क्रीन पर आ जाइए, देखिए मैं आपको बता ही देता हूं। ठीक है, तो ये देखिए हाइड्रोमीटर एनालिसिस करेंगे वो तो बात की बात है। मिट्टी को पहले क्या किया, घोल से तैयार किया, और जो मिट्टी होती है वो नेचुरल ड्राई, एक चीज और है, जो मिट्टी होती है वो कैसी कंडीशन में होनी चाहिए, नेचुरल ड्राई सॉइल होनी चाहिए। उस नेचुरल ड्राई सॉइल में पहले क्या किया जाता है, ये देख लीजिए, स्क्रीन पर आ जाते हैं। अभी जो आपने वीडियो देखा, अभी जो वीडियो देखा उसमें जो सॉइल सैंपल यूज होगा, सॉइल सैंपल यूज होगा वो नेचुरल ड्राई होना चाहिए। नेचुरल ड्राई का मतलब धूप में सूखा हुआ होना चाहिए, हम उसको ओवन में नहीं सुखा रहे, ठीक है, नेचुरल ड्राई कंडीशन में होगा, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होगी, उस मिट्टी का जो भी सैंपल आपने लिया है, उस मिट्टी का जो भी सैंपल लिया है उसमें हमारे पास हम कितना 100 ml का हमारे पास क्या डाल देंगे, 100 ml, जिसमें हमने क्या क्या मिला रखा है, H2O2। देखो H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड जो होता है एक ऑक्सीकारक पदार्थ होता है, प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ होता है। पुरानी जो ऑयल पेंटिंग होती है उनको गीले कपड़े से तो साफ कर नहीं सकते, अगर उनमें कोई गंदगी या फंगस लगी हुई है तो उनमें H2O2 का स्प्रे किया जाता है, जिससे कि उसका कलर रिमूव ना हो और उसका जैसा है बस वो गंदगी साफ हो जाए उसमें से, ठीक है। तो जो भी उसमें बैक्टीरिया या फिर कोई भी चीज जो उस पेंटिंग को खराब कर सकती है, कलर वगैरह को, उसके लिए उसको H2O2 से धोया जाता है। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड पुरानी ऑयल पेंटिंग्स को साफ करने के काम आता है। ये तो आप साइंस वाला जीके वाला पार्ट पढ़ते हो, परंतु यहाँ पर H2O2 का मेन काम क्या है, मिट्टी में अगर कोई ऑर्गेनिक अशुद्धियां हैं तो उनको कंप्लीटली रिमूव कर देगा ये। क्यों, क्योंकि अगर ऑर्गेनिक अशुद्धियां रह जाएंगी तो डिस्क्रीट पार्टिकल्स नहीं रहेंगे, जो कि समय के साथ नीचे बैठते समय टूटेंगे और उनका साइज वेरिएबल होगा। जबकि स्टोक प्रिंसिपल केवल और केवल कौन सी मिट्टियों पर लगता है, डिस्क्रीट पार्टिकल्स पर लगता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मिट्टी का जो नेचुरल ड्राई सॉइल होती है उसका सैंपल को 100 ml ये जो पानी के साथ H2O2 का घोल होता है तैयार करते हैं और 24 घंटे तक उसको ऐसे ही पड़ा रहने देते हैं। 24 घंटे तक उसको इसी तरीके से पड़ा रहने देते हैं। फिर 24 घंटे बाद लगभग हमारे पास क्या 500 ml पानी की मदद से हम क्या करते हैं, इस सैंपल को पहले 75 माइक्रोमीटर की छलनी में डाल देते हैं और फिर छानते हैं नहीं धोते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं ये आप देख लीजिए स्क्रीन पर।
ठीक है। ये सैंपल जो है 24 घंटे तक, अब इस सैंपल को जो H2O2 वगैरह से पानी में घोल बनाया था जो उस 100 ml का लगभग, उसको इसमें पटक के रखते हैं और 24 घंटे तक पटके रहते हैं, जिससे क्या होगा, पार्टिकल्स में से जो भी ऑर्गेनिक सॉइल है वो क्या होगी, हमारे पास रिमूव हो जाएगी। ठीक है, ऑर्गेनिक पार्टिकल्स हैं डिस्क्रीट ही रह जाएंगे। अब 24 घंटे बाद क्या कर रहे हैं, देखो ये 75 माइक्रोमीटर की जो छलनी है, 200 नंबर की जो छलनी है, उसकी मदद से इसको क्या कर रहे हैं, छान रहे हैं। और छानते समय पानी का भी यूज किया जाता है, डिस्टिल वाटर का। अब डिस्टिल वाटर का यूज करते हैं तो लगभग आधा लीटर के करीब पानी हमारे पास मदद से हम इसको छान लेते हैं, अगर ज्यादा की जरूरत पड़े तो वो भी है। अब इस 24 घंटे के लिए वापस से इसको ओवन में रख देंगे। जो ये ट्रे में पानी आया है ना लिक्विड का, प्री ट्रीटमेंट करी हुई मिट्टी जो इस ट्रे के अंदर इकट्ठी हो गई, ट्रे के अंदर इकट्ठी हो गई, उस ट्रे के अंदर इकट्ठी मिट्टी को अब क्या करेंगे, हमारे पास इसको ओवन में रख देंगे और 24 घंटे तक ओवन में इसको सुखाएंगे। सुखाने के बाद जो मिट्टी हमारे पास रह जाएगी वापस से, वो ऑर्गेनिक मैटर फ्री मिट्टी होती है और वही मिट्टी कौन सी कहलाती है, हमारे पास प्री ट्रीटेड सॉइल होती है। कौन से ट्रीटेड सॉइल होती है, प्री ट्रीटेड सॉइल होती है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास ये मिट्टी आ गई है तो अब देखिए अगले दिन ये जो है सूखी हुई मिट्टी रह जाएगी, बाकी सारा पानी भाप बन के उड़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये मिट्टी रह जाएगी। तो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि किस तरीके से ये किया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोमीटर एनालिसिस करने से पहले या सेडिमेंटेशन एनालिसिस करने से पहले, घोल बनाने से पहले मिट्टी पर 2 ट्रीटमेंट लगाते हैं। उनमें से पहला ट्रीटमेंट क्या है, हमारा प्री ट्रीटमेंट। उसमें मिट्टी को ये याद रखेंगे H2O2 से धोया जाता है। 10-100 ml सैंपल को पहले 24 घंटे रखा जाता है, फिर ट्रे में 75 माइक्रोमीटर की छलनी से धोया जाता है और जो ट्रे में सैंपल आए उसको फिर से 24 घंटे के लिए ओवन ड्राई किया जाता है। और उस ओवन ड्राई सैंपल जो है, उसी सैंपल में से ही हम आगे ट्रीटमेंट करेंगे। पर उस ट्रीटमेंट से पहले हमारे को एक और ट्रीटमेंट लगाना है। कौन सा, अब हमने ऑर्गेनिक अशुद्धियां तो दूर कर दी, परंतु अब हमको कौन सा ट्रीटमेंट और लगाना है, उसमें पोस्ट ट्रीटमेंट। अब पोस्ट ट्रीटमेंट के लिए क्या किया जाता है, पोस्ट ट्रीटमेंट के लिए वही 100 ml का एक सैंपल तैयार किया जाता है और उसमें डीफ्लोकेटिंग एजेंट, तो क्योंकि देखिए क्ले पार्टिकल जो होता है, सॉरी, जो क्ले पार्टिकल्स होते हैं, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी बताया था, ये नेगेटिव चार्ज होते हैं। अब नेगेटिव चार्ज होने की वजह से, कैल्शियम, मैग्नीशियम या इस तरीके के अणु जो प्लस चार्ज वाले हैं वो इनके साथ चिपक जाते हैं, और चिपक जाते हैं तो ये फ्लोक्स चिपक जाते हैं। अब ये फ्लोक्स अगर चिपक गए हैं तो हमने स्टोक प्रिंसिपल में पढ़ा है, तो इस तरीके से कुछ चीजें चिपक जाना इस नेगेटिव चार्ज में, इसी को ही फ्लोक्स फॉर्मेशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, फ्लोक्स फॉर्मेशन बोला जाता है। अब फ्लोक्स फॉर्मेशन जो है, इसको दूर करना हो तो उसके लिए कौन सा ट्रीटमेंट लगाया जाता है, पोस्ट ट्रीटमेंट लगाया जाता है। कौन सा ट्रीटमेंट लगाया जाता है, पोस्ट ट्रीटमेंट लगाया जाता है। तो पोस्ट ट्रीटमेंट में हम क्या रिमूव करते हैं, जो क्ले पार्टिकल्स हैं उनको, फाइन फ्लोक्स जो है उनको दूर करते हैं, क्योंकि हमारा जो सेडिमेंटेशन एनालिसिस है उसके आधार पर हमको पता है कि पार्टिकल गोलाकार होना चाहिए, और गोलाकार तो है नहीं अगर कुछ चिपका हुआ है, तो उसके ऊपर केवल प्योर क्ले पार्टिकल ही रहे, इसके लिए उसके फ्लोक्स को पहले रिमूव किया जाता है। और उसके रिमूवल के लिए यहाँ तक की कहानी आपने जब भी आपको लगाओ पॉज कर आके उतार लीजिए। थोड़ा सा प्री ट्रीटमेंट की पूरी जानकारी आ गई, पहले ये चीज उतारनी है, फिर ये चीज उतारनी है कि भैया जिप्सम हो तो हमारे पास HCl एसिड मिलाएंगे 24 घंटे तक, ये होता है। फिर 75 माइक्रोमीटर या 200 नंबर छलनी से इसको छान लेते हैं, फिर 24 घंटे के लिए ओवन में ड्राई करते हैं। फिर जो मिट्टी बचेगी वो ऑर्गेनिक पर ही है। दूसरा, फिर जिसमें प्री ट्रीटमेंट कर दिया है उसी मिट्टी में हम कौन सा ट्रीटमेंट लगाएंगे, पोस्ट ट्रीटमेंट। पर यहाँ मिट्टी को धोएंगे नहीं, मिट्टी के घोल के साथ कुछ ऐड किया जाएगा, और वो ऐड क्या किया जाएगा, फ्लोक्स दूर करने वाला कुछ पदार्थ ऐड किए जाते हैं, जिनको क्या बोला जाता है, डीफ्लोकेटिंग एजेंट। तो मैं यहाँ पर थोड़ा साइड में हटता हूँ, आप अपनी भाषा में थोड़ा बहुत इन नोट्सों को पॉज करके वीडियो को और उतार लीजिए। एक आध सेकंड रुक रहा हूं मैं, जिससे आप पॉज करने में दिक्कत ना हो और आगे करें। तो ये वाली चीज मिटा रहा हूं मैं, ठीक है। अब भैया पोस्ट ट्रीटमेंट में क्या होता है, पोस्ट ट्रीटमेंट में एक चीज तो आपको ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ये याद रखनी है कि इसमें हम क्या दूर करते हैं, फाइन फ्लोक्स को दूर करते हैं। अब फाइन फ्लोक्स को आप जब दूर करोगे, तो उसके लिए क्या मिलाओगे आप, डीफ्लोकेटिंग एजेंट मिलाएंगे। अब डीफ्लोकेटिंग एजेंट के रूप में जो सबसे बेस्ट होता है, कुछ मैं लिख रहा हूं नाम, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में एक बार यही क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कौन से डीफ्लोकेटिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, तो एक तो हमारे पास जो सबसे ज्यादा यूज करते हैं हम, वो होता है सोडियम हेक्सामेटा
फास्फेट, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। ठीक है, इसके अलावा एक और है सोडियम सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट। वैसे भी आपको पता है सोडियम जलाता है, पानी में जब भी सोडियम होता है बुदबुदाहट के साथ ग्रीन कलर का सोडियम जो होता है वो जलाता है। सोडियम एक और है ऑक्जिलेट, ठीक है, सोडियम ऑक्जिलेट। इसके अलावा सोडियम और भी है, परंतु मेनली तो यही यूज होते हैं। कौन से? सोडियम ये, और उसमें भी सबसे ज्यादा कौन सा यूज करते हैं? सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। तो भैया डीफ्लोकेटिंग एजेंट तैयार कैसे किया जाता है? 100 ml का सैंपल तैयार किया जाता है, 100 ml का सैंपल तैयार किया जाता है, जिसमें 33 ग्राम तो हम क्या मिलाते हैं? सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, जो कि डीफ्लोकेटिंग एजेंट है। और रिएक्शन प्रॉपर तरीके से जल्दी जल्दी हो इसलिए उसमें 7 ग्राम का हम क्या और मिला लेते हैं? 7 ग्राम का सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट और मिलाते हैं। ठीक है, और ये जो है इस सैंपल में पानी और मिलाया जाता है और टोटल हमारे पास कितना बन जाए? 100 ml का हमारे पास क्या बन जाए? घोल तैयार हो जाए। क्या बन जाए? घोल तैयार हो जाए। ठीक है, डिस्टिल वाटर। ये हमारे पास घोल तैयार है, किसका? डीफ्लोकेटिंग एजेंट। तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कई बार आता है कि भैया पोस्ट ट्रीटमेंट में फ्लोक्स को दूर करने के लिए जो घोल बनाया जाता है उसमें कितना कितना रेशो होता है? तो हमारे पास 33 ग्राम सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट और 7 ग्राम सोडियम कार्बोनेट होता है, जिसको हम डिस्टिल वाटर में मिलाते हैं। समझ में आ रहा है? डिस्टिल वाटर में मिलाते हैं, 100 ml का घोल बनाते हैं और वो मिट्टी में डाल दिया जाता है, वो मिट्टी में डाल दिया जाता है। अब किस तरीके से डाला जाता है ये आप एक बार वीडियो में देखिए। ठीक है, तो ये मिट्टी जो है, अब हमारे को इसमें क्या डालना है? घोल तैयार करना है। और घोल तैयार करने के लिए हमने क्या किया? देखिए, जो हमारा घोल तैयार है उसको इसमें मिला दिया। डीफ्लोकेटिंग एजेंट से मिट्टी को धोते नहीं है, ठीक है, मिट्टी को धोते नहीं है, बस हमारे पास क्या किया जाता है? सस्पेंशन तैयार कर लिया जाता है। ठीक है, और उसको इसमें डाल दिया जाता है। अब बाकी बची हुई जो मिट्टी है, बाकी जो बची हुई मिट्टी है उसको 900 ml पानी मिलाकर एक सेटलिंग ट्यूब में भर लेते हैं और बाकी 100 ml जो होगा, 100 ml जो होगा वो बेसिकली हमारा जो डीफ्लोकेटिंग एजेंट है वो है। तो कुल मिला के ये रीडिंग जो आ रही है ये तो बात की कहानी है, परंतु यहाँ पर देखिए एक चीज है, इस तरीके से इसको घोल को तैयार कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से 2-3 बार शेकिंग करके इसको तैयार कर लेते हैं और 1000 ml का टोटल घोल बना के तैयार कर लेते हैं। फिर हाइड्रोमीटर डालते हैं। अब हाइड्रोमीटर क्या होता है वो तो हम बताएंगे, परंतु स्क्रीन पर दोबारा आ जाओ। तो हमने क्या किया? मिट्टी का 1000 लीटर 1 लीटर का घोल तैयार करना है। उसमें हमने 100 ml तो हमारे पास ये है डीफ्लोकेटिंग एजेंट वाला मिक्सर। बाकी जो मिट्टी है, बाकी जो मिट्टी ओवन में ड्राई करी थी, प्री ट्रीटमेंट करी हुई मिट्टी, उसका क्या किया? पानी मिलाकर 900 ml तक सेटलिंग ट्यूब में भर लेते हैं और 100 ml हमारा ये हो जाएगा, तो टोटल 1000 ml का घोल हो जाएगा। और उस घोल को हम इस तरीके से सेटलिंग ट्यूब को कई 2-3 बार इस तरीके से मिक्स कर लेंगे, जिससे मिट्टी अच्छे से, अब देखो मिट्टी के कण गोलाकार भी हो गए क्योंकि उसके चारों तरफ किले के चारों ओर कुछ भी चिपका हो वो दूर हो जाएगा डीफ्लोकेटिंग एजेंट से। और पार्टिकल सुनिश्चित कर लिया डिस्क्रीट होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि हमने ऑर्गेनिक पदार्थों की अशुद्धियां दूर कर ली हाइड्रोजन परऑक्साइड से। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये सेडिमेंटेशन एनालिसिस करने का घोल तैयार हुआ। अब हमारे पास IS 2720 के हिसाब से हाइड्रोमीटर एनालिसिस कैसे होता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और उसमें फिर कौन कौन से करेक्शन होते हैं और ऑब्जेक्टिव में पॉइंट क्या बन सकते हैं जो आपको क्वेश्चन आने चाहिए। ठीक है, तो ये फुल एंड फाइनल आपको सेडिमेंटेशन एनालिसिस करने से पहले स्टोक प्रिंसिपल, उसके कुछ अजम्पशन और घोल तैयार करने के लिए प्री और पोस्ट ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है और किस तरीके से मिक्स याद होता है। तो यहाँ तक की कहानी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।